नमस्कार, माय नेम इज मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। इन दिनों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इस खास कार्यक्रम में हम उन शख्सियत से बात करते हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। लेकिन आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ वो शख्सियत है, वो नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते, मुख्यमंत्री बनाते हैं, यानी किंग मेकर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी। आज हम उनके साथ रहेंगे और देखेंगे कि वो कितने मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। एक जमाना था जब शिदोरी हो सकता है कि आप जो है सब लोगों के साथ मिलकर नाश्ता कर रहे हो। आज तो हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में शिदोरी जैसी बात या अपना खाना, अपना ब्रेकफास्ट जो है शेयर करना, ऐसा जो आदत थी वो खत्म होती जा रही है। इसमें ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं है, ओवरऑल कल्चर चेंज हो गया। नहीं, ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द पॉलिटिक्स। हमारे घर पर हमारे माँ ने हमको सिखाया कि जब तुम खाओगे कुछ, जितने लोग सामने रहेंगे उनके साथ मिलकर बांट के खाओ, अकेला नहीं खाना। तो इसके पीछे एक कंसेप्ट है। हम जहाँ काम कर रहे हैं और सब कार्यकर्ता मेरे परिवार के हैं। हम एक परिवार है और हमारे बीच में कोई प्रोटोकॉल, कोई प्रेस्टीज, कोई सम्मान नहीं। हम सब साथ हैं, मिलकर काम। व्यवस्था एक आध आदमी अध्यक्ष बन गया, पर अल्टीमेटली ही इज वर्कर। अभी मैं देख रहा था कि आपके ड्राइंग रूम में विवेकानंद जी की तस्वीर लग रही है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स के घर हम लोग जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। विवेकानंद और ये सब लोग तो बड़े हमारे समाज सुधारक रहे। किसी भी पार्टी के लीडर के पास घर जाएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि उस समय जो उस पार्टी का सबसे पावरफुल लीडर है, उसकी फोटो उसके ड्राइंग रूम में लगी रहती है। विवेकानंद को कौन याद करता है? वो किसी भी पार्टी में हो, बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो। राजनीति पहले लोग देश के लिए करते थे, कोई गरीब के लिए करते थे। अब लोग राजनीति खुद के लिए करते हैं और खुद को अगर ऊपर लाना है तो उनको लगता है ये नेता के पीछे लगूंगा, मैं इसकी कितनी कैटेगरी करूंगा उतना मैं बढ़ा। मेरा मुंबई का बहुत अच्छे संबंध है। महाराष्ट्र में लोग नितिन गडकरी को पुल करी कहते हैं। पुल बनाने वाला, ब्रिज बनाने वाला किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ज्यादातर ये माना जाता है कि नेता जो लोग हैं वो डिवाइड एंड रूल का काम करते हैं। नितिन गडकरी की पर्सनैलिटी से उल्टी मानी जाती है, तो वो काम जो है, वो एक्सपीरियंस पार्टी के अंदर भी काम आता है। देखिए, सबसे पहली बात ऐसी है कि चाहे पार्टी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी कारपोरेट हो या कंपनी हो, आपका व्यक्तित्व किस प्रकार से तैयार हुआ ये इम्पोर्टेंट है। पर सबसे पहली बात है कि ये सब बातों को चलाने के लिए सबसे पहली बात है लीडरशिप चाहिए, दूसरी बात क्रेडिबिलिटी चाहिए, तीसरी बात विजन चाहिए, चौथी बात फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चाहिए, और जो पांचवी बात इम्पोर्टेंट है वो कमिटमेंट और स्ट्रांग पॉलिटिकल विल चाहिए। मैं जीवन में ही अलग अलग प्रयोग करते रहा और विद्यार्थी जब था तब मैं लॉ जब पूरा हुआ तो मैं लॉयर करके प्रैक्टिस करने वाला था। और उस समय मुझे एक प्रेरणा मिली कि मैं अपना घर संभाल कर हम देश के लिए और समाज के लिए कुछ करें। और उस समय भावना है कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। तब मैं राजनीति में लग गया हूँ। तो पहले भी मेरे में एंटरप्रेन्योरशिप थी और जिसके कारण फिर मैं अलग अलग प्रयोग करता था। पॉजिटिव अप्रोच है, मैं कभी निगेटिव नहीं, कोई भी बात को इनकरेज करता हूँ। तो मुझे जो जो जिम्मेदारियां मिली वो मैंने बड़ी कमिटमेंट के साथ करने की कोशिश की। कुछ गलतियां भी हो सकती है, बोनाफाइड मिस्टेक मेरे साथ भी होगी। मैं चलते रहता हूँ। वनडे क्रिकेट में मैं क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट की मेरी आदत थी कि मैं पहले बॉल से रन निकालने की कोशिश करता था। कहते हैं कि आप वनडे स्टाइल में काम करना चाहते हैं। हाँ, मैं वैसे ही करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि
जो है वो करते रहना चाहिए, काम करते जाना चाहिए। देखो गलती वही करता है जो काम करता है, और अगर गलती अगर मुनाफाइड है तो उसको फॉरगिव करना चाहिए। मैलाफाइड है तो फिर अलग बात है। मेरा किसी के बारे में मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है। मैं अपने स्वार्थ के लिए कुछ कर रहा हूँ ऐसा भी मेरे मन में भाव नहीं है। मैं मस्ती में काम करता हूँ, चलते रहता हूँ और काम का मुझे आनंद होता है। आपने कहा कि आप ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग नहीं करते, लोगों के खिलाफ नहीं बोलते, कुछ बात नहीं करते। इससे ऐसा लगता है कि आपके मन में तकलीफ है कि पार्टी में, पॉलिटिक्स में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये एक्सरसाइज करते रहते हैं और उससे नुकसान होता है। देखिए, हमारी पार्टी में कुछ अच्छी, बहुत सी अच्छी बातें और कुछ कमजोरियां भी हैं। मैं आने के पहले से भी है, और ये कमजोरी ये है कि कांग्रेस में सोनिया जी के नेतृत्व में सब लोग काम कर रहे हैं, पर कांग्रेस के नेता लगभग ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग नहीं करते, क्योंकि उनके मन में थोड़ा सा एक डर भी है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, और इसलिए कुछ लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड बोलना, ब्रीफिंग करना, ये उनकी आदत है। बहुत लोग मेरे ध्यान में आते हैं, मैं बड़ा इसके बारे में भी मुझे पता चल रहा है कि कौन ने किससे किया है। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करता हूँ कि देखो, इससे व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, इससे पार्टी का नुकसान होता है, और हमारी पार्टी का हम नुकसान करते हैं, अच्छी बात नहीं है। पर वो कभी कभी कुछ लोग कर देते हैं, तो उनको उदार अंतःकरण से माफ कर देना चाहिए और सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे पिछले तुलना में काफी कम हुआ है। सोनिया जी का जिक्र किया कि सोनिया जी, कांग्रेस की पार्टी जो है सोनिया जी से चलती है, और बीजेपी जो है डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या दोनों पार्टी का कोई पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है इस बात पर? देखिए, एक बात तो ऐसे है कि कांग्रेस पार्टी प्रोप्राइटरी कंसर्न है, एक मैडम मालकिन है, और बाकी लोग जैसे गुलाम और नौकरों जैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है। हमारी पार्टी ये सामूहिक नेतृत्व मिलकर काम करते हैं, उसके फायदे भी है, नुकसान भी है, और मुझे लगता है लोकतंत्र में सामूहिक नेतृत्व से काम करना इसका अल्टीमेट फायदा है। अभी मुझे बताइए, आपने येदियुरप्पा जी की बात, लोकायुक्त का रिपोर्ट है, आपने दिन भर चलाया, लगातार बोलते रहे। अब मुझे बताइए कि SN कृष्णा के खिलाफ हाईकोर्ट ने कल क्या कहा है? क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी कार्रवाई कर रही है? शीला दीक्षित के ऊपर शुक्लू कमेटी ने कहा, क्या कार्रवाई की? लोकायुक्त ने दिल्ली के एक मंत्री के बारे में रिपोर्ट दिया, क्या कार्रवाई की? मुझे बताइए, राजा कार्रवाई नहीं, राजा तो राजा के खिलाफ देखिए, राजा के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की कि कांग्रेस पार्टी ये दिखाना चाहती है कि हम अच्छे हैं, पर हमारे अलायंस पार्टनर जो है वो करप्ट है। ये जो करुणानिधि जी के बेटी करप्ट है, ये राजा करप्ट है, पर चिदम्बरम अच्छे हैं। मुझे बताइए, राजा ने भी कहा एफिडेविट करके, ये बात सामने आई है कि राजा ने जो निर्णय किया, उस निर्णय का समर्थन कैबिनेट में, कैबिनेट के बाहर चिदम्बरम जी ने किया कि राजा अगर दोषी है तो चिदम्बरम भी दोषी क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री जी को भी आप उसमें शामिल करते हैं, जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, अभी तो जो कागज है उसमें से फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ भी बातें हैं, प्रधानमंत्री की भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आखिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के हेड होने के नाते कुछ बातों को रोकना, और जो नहीं सुनता उसको कैबिनेट को रेफर करना और कैबिनेट में रिजेक्ट करना, ये उनके विशेष अधिकार थे। मुझे बताइए, कॉमनवेल्थ गेम में हर फाइल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट सब कमेटी, फाइनेंस कमेटी, प्राइम मिनिस्टर और PM इन्हें क्लियर किया है। फिर मुझे बताइए, केवल अकेले सुरेश कलमाड़ी दोषी कैसे? स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर किया। मुझे बताइए, आप किसी को, एक छोटे आदमी को बलि का बकरा बना दे और आप बच जाइए, ठीक नहीं है। जो बीजेपी प्रेसिडेंट सोचते हैं कि प्रधानमंत्री भी उसके लिए दायरे में आते हैं, जिम्मेदार हैं, वैसे पार्टी तो नहीं सोचती। यदि पार्लियामेंट में बीजेपी का बिहेवियर देखें तो बार बार नेता ये कहते रहे, जब भी भ्रष्टाचार की बहस हुई, कि प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत ईमानदारी पर कोई शक नहीं है। प्रधानमंत्री को लेकर आपने निशाना कभी नहीं बनाया, तो ये क्या दो राय हैं अलग अलग पार्टी में? या देखिए, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, कैश फॉर वोट में बेनिफिशियरी कौन थे? कांग्रेस पार्टी, UPA थी। पैसा दिया गया, अब तो हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कुलकर्णी जी और बाकी लोगों के बारे में साफ राय दे दी। मुझे बताओ, ये पैसा क्यों दिया गया, किसके इशारे पर दिया गया? और आज विकीलीक्स हो या कैश फॉर वोट हो, अनेक बार ये सिद्ध हो गया कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार को बचाने के लिए कभी इसको कभी उसको लगातार रिश्वत दी है। क्या ये सब प्रधानमंत्री के परमिशन के बिना हुआ है? अगर ऑनेस्ट प्रधानमंत्री है तो उन्होंने इस बात की अनुमति क्यों दी है? ये सब बातें सरकार बचाने के लिए जो घिनौनी हरकतें सरकार ने की है, ये प्रधानमंत्री के सम्मति के बिना नहीं हो सकता। और इसलिए मैं मानता हूं कि एक आधे बार भ्रष्टाचार हो रहा है, तो भ्रष्टाचार करने वाला तो दोषी है ही, पर भ्रष्टाचार जो हो रहा है ये मालूम होते भी चुपचाप रहने वाला भी उतना ही दोषी है। और प्रधानमंत्री की मूक भूमिका भी इस बात को मजबूत करती है
कि उन्होंने इसका नैतिक समर्थन किया है और इसीलिए नैतिकता के आधार पर उनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो अधिकार उन्होंने गवा दिया है कि उन्हें छोड़ना चाहिए प्रधानमंत्री पद। वो इशू अभी बरकरार है फॉरेन ओरिजिन का कि सोनिया गांधी को अभी भी आप मतलब उन्होंने 3 इलेक्शन लगातार जीत रही है। ये बात सच है कि 16 साल तक उन्होंने भारत का नागरिकत्व स्वीकार नहीं किया और आपको पता है कि इटली का कानून क्या कहता है और भारत का कानून क्या कहता है। ये विवादित इशू है। देखो, जो सच्चाई है, जो हमारे मन में उसके बारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसको जनता में नम्रतापूर्वक मार्ग से रखना। मतलब मुझे ये समझ आया कि आप समझते हैं कि वो इशू अभी बरकरार है, फॉरेन ओरिजिन का इशू बरकरार है और यदि सोनिया गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनने की बात करें तो फिर से आप उस इशू को खड़ा कर सकते हैं, उठा सकते हैं। देखिए, ये तो इशू और कभी कोई डेट नहीं होता। जब भी हमारी बात जो कहेंगे हम कहेंगे। किसी भी पार्टी अध्यक्ष के लिए संगठन को मजबूत करना वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनाव जीतना भी उनके जो सेहरा है, उनका जो मुकुट है, उसमें कुछ हीरे जड़ता है। अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हो रहे हैं। आप कैसा भविष्य पार्टी का था? देखिए, बिहार का चुनाव हम जीते मेरे अध्यक्षता में। देखिए, मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं, मेरा कोई सम्मान नहीं। पार्टी के अध्यक्ष देखो मैं मानता हूँ, मैं पार्टी का नेतृत्व में आपकी अगुवाई में सबसे पहले मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता करके हर चुनाव को बड़े हिम्मत के साथ, ताकत के साथ लड़ना मेरा कर्तव्य है। हम लड़ते रहते हैं, लड़ रहे लगातार। आपको लगता है कि जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें कहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है? उत्तराखंड में सरकार है, वो क्या दोबारा आ सकती है? उत्तराखंड में और पंजाब में हमारी सरकार दोबारा आएगी। गोवा में हम फिर से जीतेंगे। मणिपुर में कांग्रेस विरोधी सरकार आएगी और उत्तर प्रदेश में हम बहुत अच्छी ताकत बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। यूपी में आपको लग रहा है, क्योंकि यूपी बहुत कमजोर हुआ पिछले काफी वर्षों में, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का इस बार हम बड़ी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग अब सांप्रदायिकता और जातिवाद की राजनीति को तरस गए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो मुलायम सिंह जी कहते हैं कि 18% आरक्षण वो माइनॉरिटीज को देंगे और कांग्रेस पार्टी कह रही 9% दे रहे हैं और 50% ज्यादा तो बढ़ा नहीं सकते आरक्षण। तो मुझे बताइए, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, इसका जवाब मुलायम सिंह जी और कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं देती? ये 50% में से जो मुलायम सिंह जी 18% देना चाहते हैं, वो किसका रिजर्वेशन काटना चाहते हैं, शेड्यूल कास्ट का या ओबीसी का? कांग्रेस पार्टी 9% देना चाहती है, किसका काटना चाहती है, शेड्यूल कास्ट का या ओबीसी का? और मायावती जी जो पिछड़ों की राजनीति करती है, वो चुप क्यों बैठी है, वो क्यों नहीं बोलते? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो आपने मुस्लिम्स वाली बात की, रिजर्वेशन की बात, उस पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन जो पार्टी है वो मुस्लिम वर्सेस ओबीसी कार्ड पर पॉलिटिक्स करना चाहती है। देखिए, मुझे ये पूछने के बजाय आप उन लोगों को जाकर क्यों नहीं पूछते कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण ही नहीं है, तो आप ये आरक्षण की राजनीति क्यों कर रहे हो? आप लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए जातिवाद और सांप्रदायिकता का जहर क्यों घोल रहे हो? ये आपने सवाल उनको करना चाहिए। देखिए, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये सब तीनों मिली हुई है। जब भी ये अड़चन में आती है कांग्रेस पार्टी, तो ये देखो, यूपीए को जब अविश्वास प्रस्ताव आया था, तब यही बहुजन समाज पार्टी उन्होंने खुला समर्थन करके सरकार को बचाया। यही मुलायम सिंह जी, उन्होंने बहिर्गमन किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जब कांग्रेस अड़चन में आई, तो यही बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने उनको मदद की। देखो, इनकी नीति यह है कि दिल्ली में दोस्ती और यूपी में नूरा कुश्ती। अब कांग्रेस पार्टी सपना देख रही है कि बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अजीत सिंह मिलकर सरकार बनाएंगे। ये तो तीनों पार्टियां कभी भी साथ आ सकती है, पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से किसी प्रकार का डायरेक्ट इनडायरेक्टली अलायंस चुनाव के बाद नहीं करेंगे। आप नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बनाए, यदि बीएसपी के साथ मिलकर बनानी पड़े, क्योंकि 3 बार आपने उनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। हम बिल्कुल इस बार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। हम लोग पूरी तरह कोशिश करें कि हम सत्ता में आए और आने वाला हर दिन हमको मजबूत कर रहा है और चुनाव के बहुत अच्छे रिजल्ट लगेंगे और कभी हमको मेजोरिटी भी मिलेगी तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। इस प्रकार से हम बढ़ रहे हैं और किसी कारणवश नहीं मिली तो लोकतंत्र में विपक्ष में बैठकर अपना काम करेंगे। तो जब आपको मेजोरिटी के लिए कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, तो आपका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट आपने तय नहीं किया? देखिए, लोकतंत्र में चीफ मिनिस्टर का चयन चुने हुए लोक प्रतिनिधि करते हैं, क्योंकि दिल्ली के बैठकर, लेकिन जनता यदि जनता को यदि मैसेज हो कि नितिन गडकरी साहब, उमा भारती को, संजय जोशी कांग्रेस का यूपी में कलराज को, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो पार्टी के लिए वोटर तय कर सकता है। कांग्रेस का यूपी में कौन मुख्यमंत्री कैंडिडेट है? कांग्रेस तो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, वो ऐसा समझते हैं। आप ऐसा समझते हैं कि पहली बात ऐसी है,
पहली बात ऐसी है कि राजनाथ सिंह जी, हमारी सुश्री उमा भारती जी और कलराज मिश्र जी और सूर्य प्रताप शाही अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। और राजनाथ सिंह जी ने पहले ही कहा कि अब वो राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर प्रदेश में जाना नहीं चाहते, तो इन तीनों में से फिर हमारी पार्टी चुने लोग प्रति चयन करेंगे। और उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाने के कोई संकेत हैं? देखो, कोई संकेत नहीं। मैंने आपको साफ या आप इनकार कर रहे हैं कि उमा भारती नहीं बनेंगी? चारों के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और चुनकर आने के बाद हमारे जो लोक प्रतिनिधि है वो अपने नेता का चयन करेंगे। ये बात मैंने कल भी कही थी, आज भी कह रहा हूँ और आगे भी कहूँगा। किसानों को आत्महत्या करने की नौबत नहीं आ सकती। आज किसान मर रहा है। 4 साल में हमारे खादों की कीमतें 3 गुना बढ़ी है। आज अगर हम कृषि विकास केंद्र में जाते हैं खाद खरीदने के लिए, तो वो कहता है कि 1 बोरा अगर खाद का लेना है तो 1 शीशी ये दवाई लेकर जानी पड़ेगी तो खाद का बोरा मिलेगा। मुझे बताइए कि आज किसानों के माल को कोई कीमत नहीं है। मैं मुंबई से आया हूं। हमारे शहर में बर्तन मांजने के लिए जो मिट्टी मिलती है वो भी 17 रुपए किलो के भाव से मिलती है, पर हमारे गेहूं और चावल कोई 10 और 11 रुपए किलो का भाव नहीं मिलता। ये किसानों की हालत है। जो अटल जी के समय हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो स्टॉक था वो कम होते जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस पार्टी है जो हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है। जब तक कांग्रेस है तब तक भ्रष्टाचार रहेगा, जब तक कांग्रेस है तब तक महंगाई रहेगी, जब तक कांग्रेस है तब तक बेरोजगारी रहेगी, गरीबी रहेगी, भूख पड़ी रहेगी। मुझे बताओ किसकी गरीबी दूर हुई? गांव, गरीब, मजदूर, किसान। बहनों और भाइयों, गरीबी केवल कांग्रेस के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की गरीबी दूर हुई। वो मालो माल बन गए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी चल रहे हैं। इस समय हमारे साथ हैं। गडकरी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। गडकरी जी, उत्तराखंड में आपने दौरा किया, आपको लग रहा है कि वहां पर सरकार बन जाएगी। पार्टी को उत्तर प्रदेश को लेकर काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पहले कहा गया कि उमा भारती जी को लेकर नाराजगी थी, अभी पंकज सिंह को महासचिव बनाया गया, राजनाथ सिंह जी के बेटे को, तो उसको लेकर काफी नाराजगी है। क्या आप मानते हैं वो सॉल्व हो जाएगा? ऐसी तो नाराजगी नहीं, किसी ने रिजिग्नेशन लिखित रूप में नहीं दिया था, पर बाद में रात में बात हुई है, सबने काम करने का कबूल किया और अभी कोई प्रॉब्लम उसमें 3 सचिव ने इस्तीफा दिया है तो उन्होंने वापस लिया। उन्होंने कहा है कि हम लोग काम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब पंकज सिंह जो हैं वो महासचिव बने रहेंगे? निश्चित रूप से बने रहेंगे। वो एक अच्छे युवा है, कर्तृत्ववान है, काम करने की क्षमता है, लोकप्रिय है। और अच्छे जो युवा है, केवल वो राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र ये बात नहीं है, अच्छा काम करने की क्षमता रखते हैं। उनको अवसर चुनाव के समय देने का हमने तय किया है। सर, हम लोग दौरा कर रहे थे, हमने देखा है, लेकिन मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है वो विधानसभा चुनाव, मुख्यमंत्री तो है ही, उसके जो जिम्मेदारी बड़ी है वो है राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर। 2014 में चुनाव होने वाले हैं और आप जितना विजनरी तरीके से काम करते हैं, क्या आपके मानस में 2014 के चुनावों को लेकर कोई रूपरेखा है? अभी तो सेमीफाइनल 5 राज्यों की चुनाव की है। इस 5 राज्यों में अगर हम अच्छी विजय अगर हासिल करते हैं तो मुझे लगता है कि 2014 के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस चुनाव में कैसा भी करके पंजाब, उत्तराखंड और गोवा, इन 3 राज्यों में हमको किसी भी प्रकार से जीत हासिल करनी है। गडकरी जी जब अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, तो एक बात ये सामने आई कि दिल्ली के जो नेताओं का वर्चस्व था वो खत्म हुआ है। क्या आपको लगता है कि आपका कार्यकाल इस साल दिसंबर में खत्म हो रहा है, आप दोबारा अध्यक्ष बनना चाहेंगे या आप चाहते हैं कि जो अगले चुनाव हैं वो आपके नेतृत्व में लड़े जाएं? देखिए, मैं तो पार्टी जो काम देंगी वो कार्यकर्ता के रूप में करना चाहता हूं, और जब मेरा अगर कालावधि पूरा होगा तो नया अध्यक्ष आएगा। आप नहीं चाहते कि आप 2014 के चुनावों की अगुवाई करें, दोबारा से अध्यक्ष बने? कोई इतनी बुरी बात तो नहीं है, सभी अध्यक्ष जो अभी तक रहे हैं वो सभी एक्सटेंशन पर रहे हैं। तो इसके बारे में सब निर्णय पार्टी करती है,
पार्टी के लोग मिलकर, नेता लोग मिलकर करेंगे। और मैं मानता हूं कि हम सामूहिक नेतृत्व के साथ पार्टी में काम कर रहे हैं और इसमें पार्टी जो सब मिलकर जो निर्णय करेंगे, वो जो मुझे काम देंगे वो काम। मतलब आप इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे, मंजूर करने के लिए तैयार रहेंगे कि यदि आपकी अगुवाई में 2014 ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने यही कहा है कि पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देंगी, उपाध्यक्ष भी देंगी, संगठन में भी देंगी या कुछ भी नहीं देंगी, जो भी कार्यकर्ता ये सबसे परमानेंट पोस्ट है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी से पार्टी की लड़ाई है, मतलब सीधे सीधे से उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने ये नेतृत्व संभाल रखा है वहां पर कांग्रेस की तरफ से। आपके पास गांधी परिवार का एक नौजवान है वरुण गांधी, लेकिन उसका इस्तेमाल पार्टी ने नहीं किया, क्या वजह रही? ये पूरी गलत बात है। इस प्रकार की बातें बेबुनियाद है। उनको बार बार पार्टी में जब भी आते तब उनके टूर प्रोग्राम के बारे में उनके पास कहा जाए। अभी वो टूर पर आने वाले हैं, निकलने वाले हैं, अभी चुनाव ही शुरू नहीं हुआ है। आप राहुल गांधी वर्सेस वरुण गांधी का मुकाबला नहीं चाहते? हम किसी की दुश्मनी के रूप में काम नहीं करना चाहते। हमारा जो विरोध होता है, हमारा जो विरोध करना है वो विचारों का विरोध करना है, व्यक्ति का विरोध करना, ये हमारा मकसद नहीं होता। कैपेबिलिटीज के हिसाब से समझ रहा हूँ कि क्या आप वरुण गांधी को राहुल गांधी के बराबर का एक कैंपेनर मानते हैं? पार्टी का सेक्रेटरी बनाया है, वो पार्टी में काम कर रहे हैं, लगातार सलाह मशवरा करते रहते हैं और आप जो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको लगता है जो बात फिर से राष्ट्रीय पैनोरमा पर आती है कि वक्त नहीं आया कि 2 साल अब बचे हैं, एक प्रधानमंत्री पद का एक उम्मीदवार हो सीधा सीधा सा? आपके सुझाव का पार्टी में हम विचार करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि नौजवान प्रधानमंत्री हो? मैं कुछ चाहता नहीं, पार्टी में सब लोग विचार करके जो निर्णय करेंगे वही पार्टी। जिस तरह से हिंदुस्तान की 3/4 आबादी इस समय नौजवान है, तो आपको नहीं लगता, और आप एक नौजवान बारे में अध्यक्ष हैं, तो पार्टी आपके सुझाव पर पार्टी में विचार होगा और सोच समझकर पार्टी इसके बारे में निर्णय करेगी। राजनीतिक पगडंडियां कभी भी इतनी हरी भरी नहीं होती, उसमें फूलों के साथ साथ कांटे भी होते हैं। और किसी भी राजनेता की पहचान इस बात से बनती है कि उसने अपने रास्ते से कितने कांटे हटाए हैं और अपनी पार्टी और देश के लिए कितने फूलों की खुशबू बिखेरी है।